Hello everyone, welcome to my YouTube channel SD Nursing Classes and Exam Preparation. Today is our third series of MCQ sections. तो आज का जो सीरीज है उसमें हम डिस्कशन करेंगे मेडिकल सर्जिकल, MSN एंड अदर सब्जेक्ट्स. ठीक है, एक्सेप्ट किसको? पीडियाट्रिक्स मीन्स चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, देन ओबीगाइनी एंड मिडवाइफरी. इन तीनों को छोड़ के वो एक अलग सा सब्जेक्ट है. एंड मैंने शुरू में ही बोला था मेडिकल सर्जिकल एंड अदर सब्जेक्ट, उसको छोड़ के फंडामेंटल, एनाटॉमी, न्यूट्रिशन, आपका बायोमेस, जितना भी यहाँ पे मेंटल हेल्थ नर्सिंग, सब कुछ मिला के एक सब्जेक्ट है. ठीक है, तो आज हम उसमें हम बात करेंगे, MCQ सीरीज हम इसमें करेंगे. ओके, so let's start the topic. MCQ series number 3. Okay, first question इसमें, a patient was brought to ED with complaint of chest pain from last 1 hour. Which test is done to detect myocardial infarction? देखिए, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन किससे जुड़ता है? डायरेक्ट हार्ट. मायोकार्डियल यहाँ से ही आपको समझ आ गया होगा किससे कनेक्शन है? हार्ट से. सो यहाँ पे देखो, ईडी मीन्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है वो. पहला है सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड है चेक एबीजी, सी चेक सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, एंड डी ट्रोपोनिन टी. 4 ऑप्शन है. उसमें से विच टेस्ट ए पेशेंट वॉज ब्रॉट टू ईडी विथ कंप्लेंट्स ऑफ चेस्ट पेन फ्रॉम लास्ट 1 hour, which test is done to detect myocardial infarction? जब चेस्ट पेन होता है, ऑब्वियसली अपने को लगता है, स्पेशली व्हेन लेफ्ट साइड में होता है, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं ये क्या है, हार्ट से ही रिलेटेड है. तो क्या क्या हो सकता है? देखो, सबसे पहले तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट हो ही नहीं सकता. ठीक है, वो सोडियम के लिए टेस्ट होता है. सेकेंड है आपका एबीजी. एबीजी मीन्स आर्ट्रियल ब्लड गैस. ओके, एंड सी इज व्हाट? कंप्लीट ब्लड काउंट ऑफ बॉडी. ठीक है, ये सारी चीज़ें. उसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट किया है, सोडियम के लिए होता है. सोडियम हम कब करते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट? जब हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा फ्लूइड अगर निकल गया, मीन स्पेशली इन द केस ऑफ heavy dehydration. And then check ABG, arterial blood gas. ये क्यों यूज होता है आर्ट्रियल ब्लड गैस? देखो, ये सारी चीज़ आपको समझ आ गया. सीरम इलेक्ट्रोलाइट, चेक सीबीसी. सीबीसी मीन्स जब हमको कंप्लीट ब्लड काउंट जब काउंट करना रहता है, जब हमको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, टाइफॉइड हो गया, ये सारी केस में हम क्या करते हैं? सीबीसी टेस्ट करते हैं कि उसका जानने के लिए टाइफॉइड है या मलेरिया है, ये सब के लिए कंप्लीट ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड काउंट टेस्ट होता है. तो ये भी नहीं होगा. एंड देन बी इज व्हाट? बी इज व्हाट? दैट इज
एबीजी, एबीजी मीन्स आर्ट्रियल ब्लड गैस टेस्ट, आर्ट्रियल ब्लड गैस, वो क्या होता है, किसके लिए यूज होता है, लंग फंक्शनिंग के लिए, लंग फंक्शनल टेस्ट है ये। तो लंग फंक्शनल टेस्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें एसिड बेस बैलेंस टेस्ट, मीन्स बैलेंस जानने के लिए ये टेस्ट होता है। और ये है क्या, स्पेशली एबीजी measure of O2, oxygen and carbon dioxide. And pH level in the blood, ठीक है, ये है एबीजी, आर्ट्रियल ब्लड गैस, मीन्स क्या उसमें मेजर होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच लेवल इन द ब्लड, एंड दिस इज द लंग फंक्शनल टेस्ट ऑफ एसिड एंड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, दिस इज एबीजी। एंड लास्ट वन इज व्हाट, ट्रोपोनिन टी, ये क्या है, अब ये अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, देन दिस इज द करेक्ट आंसर, ट्रोपोनिन टी। अब देखो ट्रोपोनिन टी है क्या, इसने शुरू में ही बोल दिया मायोकार्डियल इन्फेक्शन मीन्स दिस इज रिलेटेड टू, मैं ये सबको रब कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे शुरू में ही बोल दिया कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, शुरू में ही मैंने बोला दिस इज रिलेटेड टू हार्ट। यहाँ पे देखो सीरम इलेक्ट्रोलाइट एंड सीबीसी, ये तो बिल्कुल ही शुरू में ही कट गया। एबीजी के लिए अगर हम सोचेंगे आर्ट्रियल ब्लड गैस टेस्ट दैट इज रिलेटेड टू लंग्स, मीन्स लंग्स का जो फंक्शनिंग होता है जिसमें एसिड बेस का बैलेंस के लिए वो यूज़ होता है, इसमें कोई कार्डियल इन्फेक्शन वाली बात ही नहीं है, मायोकार्डियल। देन सी ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन इज व्हाट, ट्रोपोनिन क्या हो सकता है, आप इसमें सोचो, दिस इज अ प्रोटीन, दिस इज अ protein which create because of cardiac tissue damage, ओके। ट्रोपोनिन टेस्ट होता है कब होता है, जब अपने को लगता है कि दिस इज अ प्रोटीन टेस्ट, मीन्स प्रोटीन, दिस इज ओनली अ प्रोटीन विच क्रिएट बिकॉज ऑफ कार्डियक टिश्यू डैमेज, जब अपना कार्डियक टिश्यू डैमेज हो जाता है तब ये क्या होता है, ये ट्रोपोनिन टी का टेस्ट किया जाता है। जब अपने को लगता है जैसे सिम्टम्स, जैसे यहाँ पे हुआ चेस्ट पेन था उसको, जैसे सिम्टम्स चेस्ट पेन, ठीक है, ये समझ में आएगा, दिस इज अ प्रोटीन विच क्रिएट बिकॉज ऑफ कार्डियक टिश्यू डैमेज, उसी वजह से इसका टेस्ट होता है। और
कैसे कब होगा? जब अपना चेस्ट पेन हो रहा है, आर्म में पेन, देन नेक रीजन में पेन. So in this sign and symptoms what happen? That may lead to what? Heart attack. So that's why what happened? Troponin T test should be needed. Means to know about the how much tissue damage occur. उसके बाद अगर ज़्यादा हुआ है, जैसे कि ऐसा ये सब सिम्टम्स के बाद मान लो अगर 18 to 20 आवर्स हो गया है तो क्या होगा? हार्ट अटैक होने का चांसेस है. तो इसी कंडीशन में क्या होता है? ट्रोपोनिन टी जो है, जो एक प्रोटीन है, देखो इसमें है, ये है, ये देखो, दिस इज नॉर्मल आर्टरी, okay, this is partial blockage, and this is full blockage. ठीक है, देखो ये नॉर्मल आर्टरी है जिसमें देयर इज नो एनी ब्लॉकेज, अच्छे से इजीली ब्लड फ्लो हो रहा है. धीरे से ये धीरे से क्या हो रहा है? इधर प्लैक्स हो गया है. मीन्स ये जो है फैट, स्टिकी फैट एंड कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमा होना शुरू हो गया है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल एंड फैट, स्टिकी फैट एंड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया. तो इसमें क्या होगा? ये क्षेत्र में क्या होगा? धीरे धीरे टिश्यू डैमेज होगा. ये देखो यहाँ पे ये नॉर्मल हार्ट है, ठीक है, देखो ऐसा है, नॉर्मल हार्ट है. धीरे धीरे जब टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाता है वो फैल जाता है. फैलने की वजह से क्या होता है? हमारी आर्टेरियल ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है. ठीक है, नॉर्मल हार्ट है. दिस इज द कट सेक्शन ऑफ हार्ट and this is the when the tissue damage occur that become hypertrophy, बढ़ जाता है वो, है ना, हाइपोट्रोफी बोलते हैं उसको. टिश्यू बढ़ जाता है जिसकी वजह से क्या होगा? जो नॉर्मल फ्लो है ना वो धीरे धीरे क्या हो गया? ब्लड फ्लो जो नॉर्मल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, नैरोनेस में आ जाएगा. ठीक है, सो ओके, फाइनली आपको समझ आ गया होगा. ए पेशेंट वॉज ब्रॉट टू ईडी विथ कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन फ्रॉम लास्ट 1 आवर. विच टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन? मायोकार्डियल मीन्स डायरेक्टली आप समझ रहे हो हार्ट है, और इसमें दिया गया है सीरम इलेक्ट्रोलाइट. नो, दैट इज फॉर व्हाट? सोडियम. व्हाट इज द amount of sodium inside the body. Check CBC, complete blood count, that is also not needed in myocardial infarction. Check ABG, okay, this is little bit similar to what? Cardia means heart, but check ABG is for what? Gas. इसमें दिया गया ना arterial blood gas. Gas को means acid base balance के लिए होता है, lungs functioning के लिए. Then troponin T, this is a protein which create inside the heart for tissue damage. When tissue damage occur, then this protein started creating. और इसका लेवल कितना हो गया है? Because this अगर 18 to 20 मिनट हो जाएगा then it may lead to heart attack. So अगर चेस्ट पेन इतना ज़्यादा हो रहा है और इमरजेंसी वार्ड में पेशेंट है तो 1 आवर हो चुका है, लास्ट 1 आवर से चेस्ट पेन हो रहा है और इमरजेंसी वार्ड में है, तो डायरेक्टली अपने को क्या करना है? ट्रोपोनिन टी का टेस्ट करना है. बिकॉज वी हैव टू नो आइदर हाउ मच
इट हैज़ बिन लीड, कितना लीड हो गया है, कितना दूर तक इन्फेक्शन मीन्स वो जो प्रोटीन का मात्रा कितना बढ़ चुका है। अगर ये ज़्यादा बढ़ा होगा तो हार्ट अटैक होने का चांसेस है। सो इसको पहले इसको ही टेस्ट करेंगे। ओके, जब आपने को पता चल रहा है चेस्ट पेन, आर्म पेन, नेक पेन, ये सारी चीज़ें जब पेन होता है तब अपने को थोड़ा डर रहता है कहीं ना कहीं हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है, और ऑब्वियसली अगर लेफ्ट साइड में है तो वो हार्ट का ही प्रॉब्लम हो सकता है। सो दिस इज द ट्रोपोनिन टी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, then next, which of the psychiatric drugs does not need any test does before starting routine dose? देखो इसमें जो दिया गया है, हेलोपेरिडोल है, बी है राइजोपेरिडोन, क्लोजापाइन एंड क्विटियापिन। सो दीज आर द 4 साइकेट्रिक ड्रग्स है। ओके, जिसको हम डायरेक्टली पेशेंट को दे सकते हैं, जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जिसका साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं है। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द साइकेट्रिक ड्रग डज नॉट नीड एनी टेस्ट डोज बिफोर स्टार्टिंग रूटीन डोज। ओके, जब हम रूटीन डोज शुरू करेंगे तो इनिशियली हम क्या दे सकते हैं जिसका साइड इफेक्ट ज़्यादा ना हो। ठीक है, देखो इसमें हालोपेरिडोल दिया गया है, रिस्पेरिडोल, देन क्लोजापाइन, देन क्विटियापिन। दिस इज द 4 साइकेट्रिक ड्रग्स है। तो सबसे पहला है हेलोपेरिडोल, ये है, इसमें क्या है, साइड इफेक्ट है। ओके, इफेक्ट है जो कि अपने को केयरफुली देना रहता है और मॉनिटरिंग करना रहता है। तो इनिशियली हम ये डोज, ये वाला मेडिसिन नहीं दे सकते बिकॉज इसका साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट है क्लोजापाइन, दिस इज व्हाट, दिस में कॉज एग्रेनुलोसाइट्स sites, means this is a severe infection. What is agranulocytes? means ANC होता है, जो कि एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट। ठीक है, जब 100 से 100 न्यूट्रोफिल पर माइक्रोमीटर 100 से कम हो जाता है उसको बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। जब ग्रैन्यूल्स जो न्यूट्रोफिल है हमारे ब्लड में कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसमें इन्फेक्शन सीवियर होने का चांसेस है, जिसको बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। जब वो न्यूट्रोफिल का जो काउंट है 100 से कम हो जाता है, 100 माइक्रोमीटर से कम हो जाता है, उसको बोलते हैं हम क्या, एग्रेनुलोसाइट्स, जो कि सीवियर इन्फेक्शन कर सकता है। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो वी कांट गिव टू द साइकेट्रिक पेशेंट। सो दिस इज वेरी डेंजरस। एंड देन थर्ड, रिजोपेरिडोन, एटॉपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा, नो इन्फेक्शन, एंड नो साइड इफेक्ट।
no side effect. Okay, so this is the risperidone. This is the correct answer. ठीक है, ये सब क्या है जिसमें इसमें क्लोज़ापाइन तो इन्फेक्शन करेगा, ठीक है. एंड फर्स्ट वन इज व्हाट, ये भी मॉनिटरिंग करना पड़ेगा पेशेंट को, मीन्स अगर हम दे दिए तो केयरफुल का रहना पड़ेगा. और रिस्पेरिडोन जो है जिसमें कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एटॉपिकल एंटीसाइकोटिक है. तो दिस इज द ड्रग्स डस नॉट नीड एनी टेस्ट बिफोर स्टार्टिंग रूटीन डोज. जब हम रूटीन डोज के लिए स्टार्ट करते हैं, ये जो ड्रग्स है जो कोई भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है. रिस्पेरिडोन जो है वो है टिनेटेड, मीन्स थोड़ा सा इसमें डायनेस होता है, कलर होता है, थोड़ा कलर में उसको रंगत किया हुआ टाइप का रहता है. बट दिस इज़ नॉट द ड्रग्स विच कैन क्रिएट द any type of side effect. This is little bit safe in comparison to these three. So this is the correct answer. And last one is what, इसको ग्रेजुअली धीरे से दिया जाएगा. क्विटियापिन, जब पेशेंट का टॉलरेंस पावर थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, ग्रेजुअली. depend upon the tolerance power of patient. ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन था वो है which of the psychiatric drug does not need any test does before starting routine dose. तो that is the answer is what, risperidone, which has no any type of side effect, which like atopical psychiatric drugs, which has no infection probably. And the what happened, that is looks like just like something little bit tinated means what, that has been little bit colorful. And we can give the patient at the time of his admission only, we can give to the patient in for his routine. First day, second day, the firstly we have to give medicine to the patient. So this drug we can give to him. और दूसरा सब का क्या होता है, दूसरे में सब में क्या होता है कि इन्फेक्शन साइड इफेक्ट है हैलोपेरिडोल में. और क्लोज़ापाइन तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, जिसमें अपने को ग्रैनुलोसाइट्स बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है. एग्रेनुलोसाइट्स हो जाएगा जिसमें न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है. सो दिस इज द क्लोज़ापाइन. एंड क्विटियापिन ऐसा है कि धीरे धीरे जब टॉलरेंस पावर पेशेंट का बढ़ जाता है तभी देना रहता है. सो दैट इज नॉट द फर्स्ट चॉइस ऑफ रूटीन डोज. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. एंड नेक्स्ट, a patient admitted in a ward with a diagnosis of delirium in first 24 to 48 hours, what nurse plan according to the priority? Delirium means आप जान रहे हो, especially this is a very dangerous psychiatric disease, that is delirium. So here main sign and symptoms जो रहता है आप जानो है ना. इसमें क्वेश्चन पहले ये देखो, ऑप्शन देखो. ओरिएंटेशन टू द पर्सन, प्लेस एंड एनवायरमेंट, टू रिस्टोर ब्लैडर एंड बाउल फंक्शन. थर्ड है करेक्ट द वेक एंड स्लीप साइकिल. And fourth है to improve nutritional status. So patient is in delirium condition. Delirium, you are knowing that the main sign and symptoms, hallucination,
delusion, okay, and disorientation, so these all things, confusion, thinking, confusion in thinking, ठीक है, reduce awareness, तो ये सारी जो सिम्टम्स है वो क्या है पेशेंट में रहता है, डेलिरियम पेशेंट में। सबसे पहला आता है आपका कन्फ्यूजन इन थिंकिंग, वो क्या सोच रहा है देन भूल जा रहा है। कन्फ्यूजन इन थिंकिंग, क्या सोच रहा है, क्या मैंने सोचा था, फिर क्या हो गया। हैलुसिनेशंस, हैलुसिनेशन मीन्स फॉल्स परसेप्शंस। डेल्यूजन मीन्स वही है जो कि फॉल्स बिलीव वगैरह जो रखते हैं, और हालुसिनेशंस में वही है परसीव करना फॉल्स, कोई है नहीं तो उसको लगता है कुछ तो है, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ वो दिख रहा है, कोई है नहीं पर दिख रहा है उसको। सो दीज ऑल साइन एंड सिम्टम्स आर कॉमन इन वेयर डेलीरियम। सो दिस इज व्हाट स्पेशली उसमें क्या होता है, थिंकिंग, कन्फ्यूजन ऑफ थिंकिंग, अवेयरनेस नहीं रहता, वो कहाँ है अभी, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ है। सो इन दिस कंडीशन सी, पहला है ओरिएंटेशन टू पर्सन, प्लेस एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट है टू रिस्टोर ब्लैडर एंड बाउल फंक्शन। इसमें ये तो नामो निशान नहीं है क्योंकि पेशेंट का कंडीशन क्या है वो नहीं बताया गया यहाँ पे। अगर पेशेंट का कंडीशन खराब होता तो पेशेंट का कुछ सर्जरी हुआ है, ये सारी केसेस में क्या होता है, दिस विल बी आंसर, मे भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो इसको कट कर दो, टू रिस्टोर ब्लैडर एंड बाउल फंक्शन शुड बी नॉट देयर। देन करेक्ट द वेक एंड स्लीप साइकिल। तो वेक एंड स्लीप साइकिल तब करेक्ट किया जाता है जब पेशेंट मीन्स इफ ही इज गेटिंग स्लीप डिस्टर्बेंस और एनी टाइप ऑफ लाइक कुछ डिस्टर्बेंस उसको हो रहा है पेशेंट को, वो सो नहीं पा रहा है ढंग से और उसको खाने पीने में इनडाइजेशन हो रहा है। सो इन दिस कंडीशन में क्या है, इसको हम करेक्ट करना चाहिए, वेकअप एंड स्लीप साइकिल। अगर आप अच्छे से सोएंगे भी नहीं, आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा, आप डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आपको खाने की इच्छा नहीं होगी, दीज ऑल थिंग्स विल हैपन। सो दिस ऑल्सो नॉट देयर इन करेक्ट। करेक्ट द वेक एंड स्लीप साइकिल। देन टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब इसमें पेशेंट का कंडीशन क्या है, पेशेंट को थोड़ी भूख लग रहा है, भूख नहीं लग रहा है, वो पतला है, मोटा है, वो खाने की इच्छा नहीं है, दिस कंडीशन इज नॉट देयर। सो दिस इज आल्सो नॉट द आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ओरिएंटेशन टू पर्सन, प्लेस एंड एनवायरमेंट। दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज डेलिरियम इज what that is based on the patient is having। क्या होगा, पेशेंट को कंफ्यूजन होता है थिंकिंग में एंड कहाँ पे वो है उसको समझ ही नहीं आता, हालुसिनेशन होता है, डेल्यूजन होता है, कोई है नहीं उसको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, फॉल्स बिलीव रखा है। तो ये सब केस में क्या है, पेशेंट को ओरिएंट करना जरूरी है, उसको क्वेश्चन पूछना रहता है, आप कहाँ हो, आपको पता है आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं आप, अभी क्या चल रहा है, टाइम कितना हो गया। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स व्हाट हैपन दैट में अवेक द पेशेंट मीन्स डेलिरियम पेशेंट को वो क्या कर सकता है कि अवेक हो सकता है, समझ आ सकता है, वो पूछ सकता है, उसको पूछ के क्या है क्वेश्चनिंग, उसको क्वेश्चनिंग आंसरिंग ऐसे करते करते क्या होता है, पेशेंट को हम धीरे धीरे स्टेबल पोजीशन में ला सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दैट ओरिएंटेशन टू पर्सन, प्लेस एंड एनवायरमेंट, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, this was easy. A patient posted of surgery advised to remove jewelry because this is very common। हम सब जानते हैं कि ना जो those who are giving treatment to the patient either they can wear jewelry or the patient who is going for surgery they can wear any jewelry। So this is a common things to maintain war ethics। ethics के लिए तो नहीं है। It cause burn to patient with use of cutlery to prevent theft। चोरी के वजह से तो नहीं होगा,
चोर, अब हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा लोग हैं, उसमें थेफ्ट के लिए तो नहीं है, दिस इज रॉन्ग. OT ethics is not for patient, that is for the OT staff and all the medical department, doctor, nurses. Third is to prevent disturbance to surgeon. Yes, surgeon को disturb ना हो इसी वजह से. So this is somehow okay, but important is what, rather than a patient, पेशेंट या सर्जन, इंपॉर्टेंट इज पेशेंट. सो पेशेंट के लिए, तो पेशेंट को क्या है, सबसे सेकेंड वाला जो है, इट कॉजेस बर्न टू पेशेंट विथ यूज ऑफ कटरी. अगर पेशेंट को बर्न हो सकता है ना, टू कटरी, ये सब फोर्सेप, ये सब हम यूज़ करते हैं, पेशेंट को कहीं चोट ना लग जाए, जल ना जाए, ये सब केस में क्या होता है, उसको हम ऑर्नामेंट्स रिमूव करने बोलते हैं. और कहीं ना कहीं अपने को डिस्टर्बेंस होता है, मान लो यहाँ पे गले के पास कुछ करना है, वो इतना बड़ा सोना पहनी है, तो हम उसको रिमूव करने ही बोलेंगे. हाथ में कुछ है, इसमें चूड़ी पहन के रखिए, तो हम बोलेंगे नहीं, इसमें IV लगाना है, ये सब चीज़ के लिए उसको हम रिमूव करने बोलेंगे. और दैट शुड बी फॉर द पेशेंट सेफ. So this is the correct answer. Okay. At what time the word census done? Census means what? Daytime, evening shift, morning shift, none of above. अब बताओ census means what? सबसे पहले तो इसको जानो. Every word having their own census. Okay. Based on the patient flow. इसमें क्या है? Own ethics. कुछ उनका रूल्स रेगुलेशन रहता है पेशेंट के हिसाब से. तो पेशेंट का सारा डाटा, जैसे कलेक्टिंग, कंपीलिंग, पब्लाइजिंग, ठीक है, पेशेंट का ये सारी चीज़ें जो है, कब करना है, क्या करना है, पेशेंट का पूरा फाइल कलेक्ट करना है. और कंपीलिंग मीन्स फुल डाटा ऑफ द पेशेंट, ऑल द डाटा वी कैन कलेक्ट फ्रॉम द पेशेंट. पब्लाइज करना है, कब क्या, मीन्स कौन सा समय क्या करना चाहिए पेशेंट के बारे में. तो ये सारी चीज़ें जो है कौन करता है, कितने नंबर के पेशेंट है, नंबर पेशेंट्स, नंबर कितना है, पेशेंट नंबर, सारे डाटा, फुल डाटा, फुल डाटा ऑफ पेशेंट. ठीक है, कितने, कौन सा वार्ड में कितने पेशेंट है, मीन्स हाउ मेनी वार्ड्स आर इन द हॉस्पिटल. तो सबको, सबका जो डाटा है, डाटा ऑफ ऑल वार्ड्स ऑफ हॉस्पिटल मीन्स पेशेंट का डाटा. तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक सेंसस रहता है. सेंसस मीन्स व्हाट, दैट इज द पेशेंट इनफ्लो, पेशेंट कितने हैं, कितने नहीं है. सेंसस मीन्स क्या है, पेशेंट इनफ्लो, इनफ्लो, कितने पेशेंट चले गए, कितने पेशेंट है, ये होता है आपका सेंसस. सो ये सारी चीज़ों को अगर करने के लिए एट व्हाट टाइम व्हाट सेंसस डन, उसका कुछ पर्टिकुलर टाइम है क्या. आप जितने भी हॉस्पिटल में काम किए होंगे, क्या उसको सुबह ही करना है, नहीं, इवनिंग में ही करना है, या शाम को करना है, या रात को करना है, ऐसा कुछ है क्या. आप जितने भी हॉस्पिटल में काम किए हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम है क्या. मैंने तो नहीं देखा. ये सारी चीज़ को करने के लिए धीरे धीरे उन लोग करते रहते हैं. हाँ, अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, पेशेंट का पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए. ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में ही सबको करना है, नहीं, इवनिंग में ही करना है, नॉट लाइक दैट. जैसे कि मान लो डॉक्टर्स कोई
ट्रीटमेंट डॉक्टर है, उनको सारी चीज़ चाहिए, तो उस हिसाब से पता चल रहा है उन लोग जितने जल्दी, मान लो डॉक्टर इवनिंग में आने वाले हैं, नाइट में आने वाले हैं, तो इवनिंग तक उनको रेडी करके देना रहता है। मान लो डॉक्टर मॉर्निंग में बोलेंगे नहीं मुझे कल मॉर्निंग में चाहिए पेशेंट का पूरा डिटेल, तो रात में ही उन लोग अरेंज कर लेंगे। सो देयर इज़ नो टाइम for the word census. Okay, census means what? पेशेंट इनफ्लो, पेशेंट कितना जा रहा है आ रहा है, पेशेंट कितने हैं, हर एक वार्ड में कितने पेशेंट है, ये सारी चीज़ें क्या होता है डिपेंड करता है। ओके, जिनको जो चाहिए जैसे कि ये कोई डॉक्टर हो गए, कोई डायरेक्टर हो गए, उनको ये चीज़ चाहिए, उनको वो चीज़ चाहिए, उसी हिसाब से डाटा क्या होता है, डाटा उन लोग कलेक्ट करते हैं और उसको अरेंज करते हैं। सो देयर इज़ नो टाइम, डे टाइम नो, इवनिंग शिफ्ट नो, मॉर्निंग शिफ्ट नो, तो देयर इज़ नॉन ऑफ द एबव। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टाइम में ही अपने को पेशेंट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देना है या करना है। ओके, दिस इज द आंसर। एड्रेनालिन डोज इन एनाफाइलेटिक शॉक। ओके, शॉक मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो शॉक में क्या होता है? सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द मेजर ऑर्गन। एक बार और प्रीवियसली भी हम लोगों ने शायद शॉक के बारे में पढ़ा था। तो सडन ड्रॉप हो जाता है ब्लड फ्लो, कहाँ कहाँ पे? जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ये हो जाता है शॉक में। तो इसमें क्या हुआ है? एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक मीन्स व्हाट? शॉक भी बहुत प्रकार के हैं, जिसमें आपका एनाफाइलेटिक, न्यूरोजेनिक, देन कार्डियोजेनिक, हाइपोवोलेमिक शॉक। सो इसमें क्या है? एनाफाइलेटिक शॉक है। जो न्यूरोजेनिक ब्रेन में अगर कुछ चोट हो गया उसमें होता है, और कार्डियोजेनिक कार्डियक रिलेटेड कुछ इशू की वजह से होता है जिसमें शॉक हो जाता है। हाइपोवोलेमिक ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन आवर बॉडी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं शॉक को। हमारा जो मेन टॉपिक है एड्रेनालिन डोज इन एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक में एड्रेनालिन का क्या डोज है, जो कि एलर्जिक की वजह से होता है। एनाफाइलेटिक शॉक क्यों होता है? शॉक क्यों होता है? शॉक मतलब आप जान लो सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द मेजर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जैसे कि हार्ट, ब्रेन एंड लंग्स। तो इसमें देखो एनाफाइलेटिक शॉक कब होता है? बिकॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। पेशेंट एक चीज़ के लिए एडमिट है, मान लो कुछ और पेशेंट, उसका जो मेडिकेशन चल रहा है उसमें दूसरा मेडिसिन वो खा रहा है, बट उसकी वजह से उसको एलर्जी हो गया और इतना हैवी हो गया कि वो शॉक में चला गया, तो उसको बोलते हैं एनाफाइलेटिक शॉक। तो उसमें एड्रेनालिन क्या कर सकता है? वो रिवर्स कर सकता है आपका, है ना, जिसकी वजह से क्या हुए, जो आपका कम हो गया ब्लड फ्लो उसको वो रिवर्स कर सकता है एड्रेनालिन। ओके, रिवर्स करेगा द इफेक्ट ऑफ एनाफाइलैक्सिस का जो इफेक्ट है बॉडी में उसको वो रिवर्स कर देगा, ठीक कर देगा। तो इसमें जो डोज है वो कितना होना चाहिए? 1:1000 मीन्स 0.5 ml, देन 1:10,000 वो भी 0.5 ml, 1:10,000 1 ml, 1:10,000 1 ml, ऐसे दिया गया है 4 इसका अलग अलग। सो विच इज़ द करेक्ट आंसर? जितना हम मेडिकल में हम पढ़े हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है 0.5 ml। पता नहीं इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का दिया है, ये 2 3 4 ये है, मीन्स एड्रेनालिन का जो डोज है वो होता है 0.5 ml, ठीक है, टू ट्रीट द शॉक।
एनाफाइलेटिक शॉक के लिए क्या होता है, एलर्जिक की वजह से जो हुआ है उसके लिए, ठीक है, 0.5 ml। शॉक इतने प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग टू द शॉक एड्रेनालिन का डोज होता है। तो एनाफाइलिस इसीलिए हुआ है बिकॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से शॉक हुआ है, तो उसका जो डोज है वो है 0.5 ml। ओके, अब देखो पोजीशन फॉर पेशेंट में यहाँ पे ऐसे फंडामेंटल ऐसे भी लिख देती हूँ, देखिए ये फंडामेंटल का क्वेश्चन है। पोजीशन फॉर पेशेंट विद कंटिन्यूअस आरटी फीडिंग, राइस ट्यूब फीडिंग हो रहा है पेशेंट को कंटिन्यू, है ना, टाइम नहीं दिया है बट कंटिन्यू लिखा है। कंटिन्यू मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी आवाज़ हो सकता है। पहला है सुपाइन, फाउलर्स, रिवर्स, टेंडनबर्ग, साइड लाइन, चारों है। आप देखो राइस ट्यूब लगा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें समझो, ये देखो इतने प्रकार के हैं। सेमी फाउलर्स, हाई फाउलर्स, टेंडनबर्ग, रिवर्स टेंडनबर्ग, ये बहुत सारा दिया गया है। लैटरल, लिथोटोमी, सेमी पोजिशंस, ये अपना जो प्रोन, सुपाइन, ये देखो सबसे पहला है प्रोन, सुपाइन, सेमी फाउलर, हाई फाउलर, टेंडनबर्ग जिसमें सीधा लेटे रहता है, बस बेड को पेशेंट को उठाना कम करना ये सब होता है, ये है। इतने प्रकार के हैं। क्वेश्चन क्या है, पोजीशन फॉर द पेशेंट विथ कंटिन्यूस आरटी फीडिंग, ठीक है, राइस ट्यूब पेशेंट को दिया जा रहा है, तो कौन सा पोजीशन होना चाहिए राइस ट्यूब में? ये देखो कौन सा पोजीशन आपको लग रहा है। पहला प्रोन, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है सुपाइन, सीधा सीधा करके तो पेशेंट ऐसे जाएगा नहीं, थोड़ा सा पेशेंट को क्या करना रहता है, ये भी नहीं होगा। रिवर्स टेंडनबर्ग, है ना, और क्या दिया है, साइड लाइन, साइड लाइन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, साइड लाइन ये भी नहीं होगा। ऐसे वन साइड करके थोड़ी पेशेंट को हम राइस ट्यूब देंगे, वो अगर ऐसे होगा तो कभी क्या हो जाएगा, वो कभी उसमें लंग्स में चला जाएगा। तो ये है फाउलर्स पोजीशन, आई थिंक दिस इज द करेक्ट वन। इसमें क्या होगा, पेशेंट को एकदम हाई फाउलर्स तो नहीं रखेंगे, रख भी सकते हैं बट कभी ऐसा हाई फाउलर्स, कभी हाई फाउलर्स, कभी सेमी फाउलर्स, क्योंकि कंटिन्यू दिया जा रहा है, एक पोजीशन में पेशेंट नहीं रह सकता, थोड़ा सा उसको सीधा कर दो, थोड़ा सा ऐसे कर दो। सो दिस इज द करेक्ट पोजीशन, क्योंकि राइस ट्यूब जा रहा है, सीधा नहीं कर सकते पूरा। सुपाइन मीन्स सुपाइन प्रोन पोजीशन तो बिल्कुल भी रॉन्ग है, सुपाइन में सीधा करके हम राइस ट्यूब नहीं दे सकते पेशेंट को। और ये टेंडनबर्ग में, इसमें भी सीधा पेशेंट को उल्टा या ऐसे पेशेंट कभी भी सीधा नहीं रहेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सेमी फाउलर या हाई फाउलर अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द पेशेंट। कब कितने देर तक उसको सीधा रख दिया आप, थोड़ी देर बाद उसको थोड़ा सा सेमी फाउलर कर दिए, तो जिसमें दिस इज द करेक्ट आंसर बी। राइस ट्यूब फीडिंग हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, कितना मिनट तक हो रहा है वो तो नहीं दिया है, पर थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक हो रहा होगा, लॉन्ग टाइम, ठीक है। उसको क्या करना है, तो उसका जो हेड ऑफ द बेड को ऐसे रखो, समथिंग 30 to 45 डिग्री में रखना पड़ता है, ताकि उसको एस्पिरेशन का प्रॉब्लम ना हो जाए। जो भी राइस ट्यूब जा रहा है अंदर, वो क्या होता है, सही पोजीशन में जाए, सही जगह पे जाए, अपना स्टोमक में जाए, ना कि लंग्स में चला जा रहा है, ठीक है। दिस इज द आंसर। एंड नेक्स्ट, patient in emergency department diagnosed to have fluid and air present in lung. What is the above mentioned condition known as? Fluid and air, hemothorax, hydropneumothorax, hemonepmothorax and pneumothorax. Which one is the correct one? Fluid and air present है,
आप सोचो, फ्लूइड एंड एयर। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ आंसर। ठीक है, सो क्या क्या है, निमोथोरैक्स, ओके, हीमोथोरैक्स एंड हीमोनिमोथोरैक्स। This is lungs. This is lungs. Blood in where? Pleural. ठीक है, प्लूरल स्पेस में है। ठीक है, आधे में ब्लड है, हाफ ऑफ हाफ। इसमें आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। देखो ये क्या है, पूरा आपका प्लूरल कैविटी है, जिसमें क्या है, हाफ में एयर है, ये जो दिख रहा है ना, ये एयर है, ठीक है, और ये ब्लड है। क्या है ये, हीमोनिमोथोरैक्स, जिसमें क्या होता है कि आधे में एयर और आधे में ब्लड। और यहाँ पे क्या हो गया, लंग्स जो है ना बिल्कुल भी सिकुड़ गया है, छोटा हो गया है लंग्स। दिस इज लंग्स, ओके। वो क्या हो गया, सिकुड़ गया, बिकॉज ऑफ एयर एंड ब्लड फुलफिल होने की वजह से क्या हो गया, चेस्ट रीजन में, प्लूरल कैविटी में क्या हो गया, ये लंग्स छोटा हो गया। सो जिसको बोलते हैं हीमोनिमोथोरैक्स, मीन्स दोनों है इसमें, एयर एंड ब्लड। अब हीमोथोरैक्स में क्या हो गया, ठीक है, प्लूरल सेक में दोनों हाफ हाफ भर गया है, एयर एंड द लंग्स। एंड सेकेंड में क्या है, हीमोथोरैक्स, इसमें क्या होगा, हीमो से ही समझ आ रहा है, पूरा ब्लड, ब्लड इन द प्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी, ब्लड पूरा भर गया है, इसमें आधा आधा था और इसमें ब्लड पूरा भर गया है। और लंग्स यहाँ पे क्या होता, रिट्रैक्ट हो गया, छोटा पतला संकुचित हो गया। एंड निमोथोरैक्स, निमोथोरैक्स में क्या हो गया, टोटल एयर, एयर इन द वेयर, ठीक है, एयर इन द प्लूरल कैविटी, मीन्स पूरा चेस्ट में जितना भी लंग्स, चेस्ट और लंग्स का जो कैविटी है, जिसमें पूरा एयर भर गया है और लंग्स क्या हो गया, पूरा कोलैप्स हो गया है, कोलैप्स्ड, ओके, कोलैप्स्ड हो गया है, मीन्स पूरा सिकुड़ गया है। ये है तीनों कंडीशन। आप देखो, इसमें फ्लूइड वाली बात ही नहीं है, इसमें कहीं पे भी फ्लूइड भर गया वाली बात ही नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, एक में एयर और हाफ एयर एंड हाफ ब्लड, दैट इज कॉल्ड हीमोनिमोथोरैक्स, हाफ एयर एंड हाफ ब्लड इन द प्लूरल कैविटी। देन हीमोथोरैक्स मीन्स टोटली ब्लड इन द प्लूरल स्पेस। एंड नेक्स्ट है टोटल एयर in the pleural space. Because of all this, what happened, one thing happening, that is collapsed of the lungs. इसमें lungs पूरा collapsed हो जा रहा है। आप देखो आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, patient in emergency department diagnosed to have fluid and air present in lungs. What is the above mentioned condition? आपने तीनों को देखा, आपने देखा निमोथोरैक्स देखा, हीमोनिमोथोरैक्स देखा एंड हीमोथोरैक्स। हीमो में सिर्फ और सिर्फ ब्लड भर जाता है आपका प्लूरल जंक्शन में, एंड हीमो में क्या होता है, सॉरी, हीमोनिमोथोरैक्स में क्या होता है, दोनों मीन्स हाफ हाफ होता है। देखो ये है हाफ हाफ, है ना, एयर एंड ब्लड। एंड हीमो में पूरा आपका
ब्लड। एंड लास्ट है आपका निमोथोरैक्स। निमोथोरैक्स में क्या होता है, आपका टोटल एयर भर जाता है क्लैविटी में, ओके, प्लूरल कैविटी में। सो ये सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, आपका लंग्स जो है ना वो कोलैप्स हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, संकुचित हो जाता है। तो हाइड्रोनिमोथोरैक्स, जिसमें कहीं भी नहीं, मैंने बोला कहीं भी नहीं है कि यहाँ पे फ्लूइड और एयर कहीं पे भी नहीं देखा आपने। तीनों में से मैंने निमोथोरैक्स दिखाया, हिमोथोरैक्स दिखाया एंड हिमोनिमोथोरैक्स दिखाया, बट किसी में भी फ्लूइड नहीं था। सब में क्या था, एयर एंड ब्लड। बट हाइड्रो में क्या था, हाइड्रोनिमोथोरैक्स मीन्स किसी में भी मैंने आपको नहीं दिखाया फ्लूइड एंड एयर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स व्हाट, वाटर। हाइड्रो से ही समझ आ रहा है फ्लूइड, ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। कहीं से भी आपने नहीं देखा कि फ्लूइड एंड एयर उसमें जमा नहीं था, किसी में सिर्फ ब्लड था, किसी में ब्लड एंड एयर था और किसी में सिर्फ एयर था। और हाइड्रोनिमोथोरैक्स मीन्स जिसमें फ्लूइड और एयर दोनों रहते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनिमोथोरैक्स। फ्लूइड के वजह से वो डायग्नोस्ड हुआ है, हाउ फ्लूइड एंड एयर प्रेजेंट इन द लंग्स, ओके, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनिमोथोरैक्स। ओके, अंडरस्टूड। अब उसमें क्या होता है, कैसे पंच करके निकाला जाता है, वो सारी चीज इज नॉट इन द क्वेश्चन, okay, this is the question I am making you understand. So today we discuss about something about everything, means what to say, all the things in detail we studied here, that is about MSN and other subject here। आपने इसको भी देखा कि फंडामेंटल भी आ जाता है, मेंटल भी आ गया है, डेलीरियम के बारे में हमने पढ़ा, और ड्रग्स के बारे में पढ़ा। दो बार मेंटल का क्वेश्चन आया था, ड्रग्स, एक ड्रग्स था एक डेलीरियम का था शायद। तो ऐसे करके सारा चीज़ यहाँ पे क्या होता है, कवर हो रहा है। हर चीज़ को आप यहाँ पे देख रहे हैं। डाटा वाटा जो पेशेंट का था, दैट इज़ कमिंग अंडर MRD, मीन्स अबाउट द डिपार्टमेंटल थिंग्स। सो ये सारी चीज़ें हमने आज देखा था, यस। सो सारी चीज़ एक साथ हमने इसमें देखा। तो जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही था। MSN एंड अदर सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट में क्या क्या आया है इसमें, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, देन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इसमें और भी आएगा न्यूट्रिशन, सारा चीज़, साइकोलॉजी, ऐसे करके जितने भी सब्जेक्ट है वो मेडिकल सर्जिकल के साथ, ओके। तो ये सारी चीज़ आज हमने पढ़ा। सो दिस इज़ द सीरीज नंबर 3, ओके, एंड एवरी डे यू विल गेट माई क्लास। सब हमेशा हर दिन 7 बजे मेरा क्लासेस, मेरा सीरीज़ मिल जाएगा। मैंने आपको नेक्स्ट पिछले वाला सीरीज़ में ही बोल दिया था कि कंटिन्यू आपको सीरीज़ मिलेगा, और हफ्ते में एक बार हम डिस्कशन करेंगे, किसके लिए, जिसके लिए जो आपका नॉन नर्सिंग पार्ट है उसको हम वीकली वंस डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता नहीं है। नॉर्सेट के लिए ओनली 24% एंड RRB के लिए आता है 30%। सो उसको हम डिस्कशन करेंगे। ये आपका शुरू हो गया है कंटिन्यू। अब हर दिन आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा मेरा सीरीज़ ऑफ MCQ, सीरीज़ ऑफ 6 years MCQ सीरीज़। कितने दिन का, कितने साल का, 6 साल का, 6 years MCQ सीरीज़, ओके, MCQ सीरीज़। सो फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही हमने पढ़ा। टुमारो अगेन we will meet with new topic and new discussion. Okay, thank you so much for listening me here.